स्वागत है दोस्तों आप सभी का बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के इस लाइव सेशन में। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल के सेशन में आपने 2 बजे देखा 40 क्वेश्चंस हम आपको करा चुके थे। सबसे प्रामाणिक किताब, सबसे अधिक पेपर में फंसने वाले प्रश्न जिस किताब से आते हैं उस किताब से हम उनके प्रश्नों का उत्तर और उनका एक्सप्लेन आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वक्त को बिल्कुल भी हम जाया नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। सभी का स्वागत है और चलिए देखते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। क्या है 41 से करवाना था, 40 तक आपका क्वेश्चन हो गया था। तो 41 से हमें देखना है क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं थे, यानी वैदिक काल में इनमें से किसको देवता नहीं माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्तिकेय, यानी कार्तिकेय को वैदिक देवता नहीं मानते थे। तो इसका जो एक्सप्लेन है ये आप जरूर समझें। क्या लिखा है, भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। वे अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा, पृथ्वी और इन सभी नामों से वो आते हैं। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, महापुराणों की संख्या कितनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महापुराणों की संख्या की बात की जाए तो उनकी संख्या कुल 18 है। और सबसे प्रमुख जो 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण भी दिया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको दिखाया, जब पिछले सेशन में दिखाया तब भी ये पूछा गया था एक बार, और यहाँ फिर से एक बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 1997 से 98 में पूछा गया ये क्वेश्चन कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को। तो आपको दिख रहा है कि 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित है। अच्छी बात है। 7वें मंडल को 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पे जो इस किताब में निचोड़ आपको मिल रहा है, किस मंडल में क्या क्या खास बातें हैं, सिर्फ प्रश्न नहीं है, उसका जो निचोड़ इसके अलावा आपको मिलता है वो आपके लिए एक बड़ी चीज होती है। तो सवाल ये है कि 7वें मंडल में 10 राग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल के पुरुषोक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुषोक्त में मिलता है। अब दोस्तों क्या है कि इसमें टॉपिक वाइज चीजें हैं। तो चौथा टॉपिक इसमें आपका जीएस में आता है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। 3 टॉपिक आपने कल उस वीडियो से कवर किया था। आज हम लोग 3 नए टॉपिक और कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सब कवर हो जाएंगे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी। अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने, कालाशोक ने। आपको क्या लगता है? जी हाँ, क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन प्रमाण मिलता है। प्रथम बौद्ध संगीत के जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? राजगृह में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ वैशाली में। अध्यक्ष सबाकामी थे और उस वक्त शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। उस वक्त जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र और उस वक्त शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन में हुआ। उस वक्त जो शासक प्रशासक थे वो कनिष्क थे और अध्यक्ष थे वसुमित्र। स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग क्रिएट कर लें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक? तो आप लोग देखते हो कि दोस्तों इसके एक से अधिक उत्तर हैं। यानी कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया था, लेकिन यह सिद्धांत
जगत की संरचना पे जुड़ा है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद थे। किसके? परमाणु सिद्धांत के। तो वैलिड पॉइंट आपको क्या मिला? वैलिड पॉइंट ये मिला कि भैया जो कणाद ऋषि थे वो परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है और इसमें आपको कहा गया था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया। सम्यक दर्शन का होता है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सटीक ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होता है। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक किसे कहा गया है इसके भी बारे में कल चर्चा हुई थी। इसका मतलब ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ। इसका अर्थ ये भी है कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है, नहीं है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये पाली भाषा में रचित है। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सुत्त का अर्थ धर्म उपदेश होता है। तो प्रश्न में कई बार घुमा के ये भी पूछ लेता है कि सुत्त का अर्थ क्या है? तो सुत्त का अर्थ होता है धर्म का उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया? तो दोस्तों सबको पता है कि सारनाथ में। और देखिए कितनी बार पूछा गया, बीपीएससी प्री एग्जाम 2019, बिहार जीएस 2017, बीपीएससी प्री 2015, मतलब कई बार आया है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों सारनाथ में दिया। एक्सप्लेन समझ लें। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म परिवर्तन यानी धर्म का जो उपदेश है वो लगभग 533 ईसा पूर्व सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना था। यानी जो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया सारनाथ में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पॉइंट दिमाग से आपके जाने ना पाए, इसको वैलिड तरीके से नोट रखिए। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता है स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र कौन थे? ये प्रथम जैन संगीत की इन्होंने अध्यक्षता की थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। प्रथम जैन संगीत का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई? तो ये बुलाई गई दोस्तों कनिष्क के द्वारा। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुफान शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। जो ऊपर आपको मैंने एक सारणी दिखाई थी, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दो खास बातें हैं। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसी समय, ये जो मेन पॉइंट अब आपको मिलने वाला, ध्यान सुनिएगा, इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान व महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। हीनयान में वस्तुतः स्थाविर तथा महायान में महासंघिक थे। हम फिर आपको बता दें, ये जो आपको प्रश्नोत्तर कराए जा रहे हैं, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा बार पेपर में फंसाने वाली ये किताब है। और इसके प्रश्नोत्तर अगर आपने पूरा कर लिया तो समझ लीजिए कि इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों वो हुआ था राजगृह राजगीर में। तो इसका थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन समझ लेंगे तो शायद पूरा आपको भाव इसका क्रिएट हो जाएगा। लंबा चौड़ा है लेकिन जो जरूरी है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर यानी राजगृह में हुआ। बौद्ध संगीत का तात्पर्य क्या होता है ये भी जानो। उस संगोष्ठी या सम्मेलन व महासभा से है जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात विभिन्न समयों पर आयोजित किए गए थे, जहां उनके उपदेशों को संग्रहित करने तथा उनका वाचन आदि किया गया था। इन संगीतियों को प्रायः धम्म संगीति कहा जाता था। ये की पॉइंट नहीं, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। ये वाला जो आप देख रहे हो कि जो ये संगीतियों का वाचन करते थे, इसको धम्म संगीत भी कहा था। संगीत का अर्थ होता है साथ साथ गान। इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों की बात की। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम सबको पता है दोस्तों, क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम था प्रभावती, जो कि बहुत बड़ी बात है कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या रहा? वो प्रभावती रहा। महावीर का जन्म स्थान कहाँ था?
तो ये कई बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ दोस्तों कुंडग्राम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। ये देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे है? तो वो दोस्तों है पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म सबको पता है 599 में हुआ, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और खैर 1527 में दोस्तों इनका 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? दोस्तों ये हुआ था कुशीनारा में। आखिर कुशीनारा क्या है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण आजकल आधुनिक उत्तर प्रदेश के पलरौना जिले में स्थित कुशीनगर में हुआ। वहाँ मल्लगढ़ राज्य का शासक था जो बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब अपने धर्म के उपदेश को कहाँ बढ़ावा दिया? तो दोस्तों वो दिया था सारनाथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो इसका तो एक्सप्लेन जानना चाहें तो देख लीजिए एक बार आप लोग। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध साहित्य ने बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब अपने धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि अपने धर्म के उपदेश को क्या किया उन्होंने आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? दोस्तों वो बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया? GS 2014, 16, 5, 11, 13, बहुत बार पूछा गया। अब यहाँ पे ये आपको क्रम से मैंने शुरुआत में ही बोला था, एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 में राजगृह में हुआ। अजात शत्रु के शासन काल में अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में। सब्बकामी के अध्यक्ष थे उस वक्त और काला शासक के शासनकाल में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं इसका 1 मिनट कर देता हूँ, वो जूम कर देता हूँ। ये लीजिए, एक स्क्रीनशॉट यहाँ बनाइए और दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ बनाइए। अगला, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? दोस्तों 5वां या 6वां होता है, लेकिन चूंकि इतना विवाद इस पर हुआ कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को ही हटा दिया था। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 8वें दिन दोस्तों उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं पर वे महात्मा बुद्ध कहलाए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। ज्ञातव्य है बोध गया बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मक्का कहलाता है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित बातें अंकित हैं। तो देखिए, जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान कहाँ हुआ, प्रथम वचन कहाँ दिए, निधन कहाँ हुआ। तो इन सब बातों को अगर जानना है तो आइए देखिए नीचे कुछ इसका एक्सप्लेन, पूरी बात जान जाओगे। और की पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, कि भाई बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और इनका जो जन्म हुआ कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, 563 में हुआ। 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा। क्यों त्यागा? क्योंकि सांसारिक मोह माया को जब वो बाहर घर से एक बार निकल रहे थे, उन्होंने देखा कोई बीमार है, किसी के पैर कटे हैं, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, इन चीज़ों पे दुखी हो गए और 29 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने अपने घर को ही त्याग दिया और इस त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। इसके बाद क्या हुआ? गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम वे वैशाली के नज़दीक अलार कलाम के आश्रम में आए और यहाँ से उर्वेला के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का जो क्रम है देख लीजिए। जन्म कहाँ? लुम्बिनी में। ज्ञान बोध गया में। प्रथम वचन सारनाथ में। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो ये ऐसे हमने क्या कहा कि आपको सबसे प्रमाणिक अगर किताबों का संकलन कहीं पर मिलेगा तो सिर्फ एजुकेशन स्टडी पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक रहा? तो दोस्तों गुप्त संप्रदाय के लोगों का, गुप्त काल के लोगों का ज़्यादा रहा। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं। आजीवक संप्रदाय की दोस्तों हम बात कर लें तो बहुत बड़ी बात है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। इनके बारे में आपको बात बताऊं क्या? इनके बारे में बस एक ही बात जान लो, ये कहते थे कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा। पर इसी बात से, चूँकि ये पहले तो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, लेकिन क्या हुआ कि दोस्तों उनकी बात से इनको हालांकि ठीक नहीं लगा होगा क्योंकि वो कर्मकांड को मानते थे और ये कहते थे भाई तपस्या नहीं करनी है, जो भाग्य में है वो मिलेगा। इसी कारण से इन्होंने अपने अलग संप्रदाय का गठन किया, आजीवक संप्रदाय का। खैर ज़्यादा कुछ उसमें खास हुआ नहीं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ वर्णन पतंजलि में मिलता है उस लेख में। और 487 में दोस्तों मक्खली गोसाल की मृत्यु हो गई थी। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है?
दोस्तों वो है 14 पूर्व। तो जो 14 पूर्व है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। आइए इसका एक्सप्लेन देखो। बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ियों को काट कर करवाया गया था। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने के ज्ञान प्राप्त होते हैं। 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासन के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष आजीवकों को दी गई। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। खैर, प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा बुलाया गया? अजातशत्रु के द्वारा। कई बार हो गया, तीसरी बार अब इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है, क्यों निर्दिष्ट हुआ? दोस्तों ये बुद्ध जी का प्रथम उपदेश था। कहाँ पे दिया उन्होंने? सारनाथ पहुंचे, वहीं पर उन्होंने उपदेश दिया था और यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया और 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जैन कल्पसूत्र किसने लिखा? जैन कल्पसूत्र की दोस्तों अगर हम बात करें तो जैन कल्पसूत्र के बारे में भद्रबाहु ने लिखा कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। इसकी रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई। 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के समय जैन साधु एवं साध्वी कल्पसूत्र का पाठ एवं व्याख्या करते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सबको पता है कौन है? ऋषभदेव थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन, चूंकि इसी पर 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं तो क्यों इस पर टाइम वेस्ट करें दोस्तों। कौन थे? कनिष्क थे। अगला, जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? दोस्तों वे थे अजीवाणु व्रत। इसका अर्थ क्या होता है? अणुव्रत का अर्थ होता है लघु व्रत और अणुव्रत 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह किसी को मतलब अपरिग्रह का मतलब एक प्रकार की कहते हैं किडनैपिंग कर जाना। तो जैन धर्म में इन 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान से सुनिएगा, कौन सा पॉइंट कब कब निकल जाए तो कब कौन सा प्रश्न में आ जाए, पेपर में आ जाए, इसलिए ध्यान से आराम से चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करें। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी सदस्या कौन थी? उनका नाम था दोस्तों गौतमी। ये गौतमी थी कौन? बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी महाप्रजापति गौतमी थी। आनंद के कहने पर बुद्ध ने इन्हें संघ में दीक्षित किया। गौतमी के संघ में प्रवेश के बाद स्त्रियां भी बिछुड़ी बनने लगी। गौतमी सुद्धोधन की पत्नी और महाबुद्ध की मौसी थी। संघ में प्रवेश करने वाली अन्य स्त्रियां यशोधरा, विशाखा, आम्रपाली, नंदा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानते। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक के बारे में सब कुछ आपको यहाँ बताया गया है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, वज्रयान, पेखाद आदि मानते हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। 75 के बाद आइए 76 की तरफ। निम्नलिखित में से देखिए बार बार ये सारणी आपको देखने को मिल रहा है। कोशिश कीजिए अगर अभी भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, एक ही बार में आपका ये 8-10 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट क्रिएट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन। दोस्तों आत्मदमन जो है ये उस चीज में शामिल नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? सबको पता है गया में किया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। महाविनिष्क्रमण का मतलब जब वो दुखी हुए और 29 साल की उम्र में अपने घर को त्यागा तो उर्वेला से आ गए, जहां 6 वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, अलार्कलाम व रुद्रक रामपुत्र। इसके बारे में जान लीजिए। गृहत्याग के बाद 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैफाली के समीप अलार्कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में गए, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र के यहाँ गए। खैर अगला
अगला क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर होगा 79। वह स्थान जहां पर महावीर ने पूर्ण आत्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति की, दोस्तों उसका नाम है जृंभिक ग्राम। तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था महावीर स्वामी ने, और 42 वर्ष की अवस्था में महावीर की जिम्भृक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे बैठकर वहां पे इनको कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था 563 में। भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे किसके? बौद्ध धर्म के। और क्या चीज था ये भरहूत और सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुआ। भरहूत बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, और अशोक काल में भरहूत की ही तरह सांची स्तूप भी ईंटों से निर्मित था, किंतु शुंग काल में इसे पापड़ से आच्छादित किया गया। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। अमरावती व भरहूत बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र भी थे। अब दोस्तों टॉपिक नंबर 5वां आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। 16 महाजनपदों के बारे में आप जानने वाले हो। तो आइए देखते हैं भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार पे जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ब्राह्मणों को दिए गए। पूरा एक्सप्लेन अगर मैं चलूँ आपकी स्क्रीन पर दिखाऊं, भूमिदान का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य सातवाहन कालीन रानी नग्निका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त हुआ। सातवाहनों और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में भूमिदान की अच्छे निवि प्रणाली की शुरुआत की। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इसके अधिक उत्तर हैं, एक से अधिक, तो क्या हैं देखिए इसका एक्सप्लेन। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, यानी कि दोनों का नाम अगर आए तो आप समझिएगा कि दोनों एक ही थे। ज्ञातव्य है मतलब कि ये बात ज्ञात है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना। तो पिता पुत्र एक दूसरे को मारते गए और एक दूसरे की गद्दी को लेते गए। बड़ा ही मतलब कह सकते हो कि विदारक घटना है। कल इसके बारे में मैंने आपसे बताया ही था। खैर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, वो आप देखिए। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? दोस्तों उनका नाम है उदयन। तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी बढ़ा। हमने क्या कहा, सब एक दूसरे की क्या किए थे, चाहे बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, चाहे वो उदयन हो, सबका एक पीछा रहा कि सब अपने पिताजी को मारकर ही गद्दी पर बैठे। पुत्र पिता को मारा, यानी हर व्यक्ति अपने पिता को ही यहाँ पे मारा। अवंती राज्य की राजधानी थी क्या? उज्जैन थी। इसके बारे में थोड़ा सा जानो, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी थी महिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती थी। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? दोस्तों पाटलिपुत्र जो है वो मगध राजवंश की राजधानी थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेन आपको देखना है। क्या इसमें दिया गया है कि कालांतर में जो ये मगध था ये उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह अथवा गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। आइए कुछ खास राजधानियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश किया करो कि तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। 87वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6ठी शताब्दी में, एक सेकेंड, हाँ ठीक है मैंने कहा, चलो आ जाओ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था। किस पर? कौशल, मगध, अवंती, वत्स। तो दोस्तों 6ठी शताब्दी में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। राजगृह मगध की राजधानी थी।
बिंबिसार एवं अजातशत्रु के समय में ही मगध अपने प्रतिष्ठा के चरम बिंदु पर पहुंचा था, उत्कर्ष पे पहुंचा, आप ये कह सकते हो। 87 के बाद आपको ले चलेंगे 88वें क्वेश्चन पर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो मल्ल के बारे में पूरी बात जानो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में आया है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी, कोसल, अंग, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य। ऐसे दोस्तों काफ़ी आपके हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो मल्ल राज्य एक गणतंत्र राज्य था। इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल्ल आते थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों वो थी गिरिव्रज। ये देखिए कितनी बार आया है। इससे यह डिनोट होता है कि हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये आपकी बदौलत ही आपका चैनल है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन, खैर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन देख लो। सवाल क्या था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो सबको पता है राजगृह, उसी का नाम गिरिव्रज भी था। तो 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपना राजधानी बनाया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्यक वंश था। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने बिंबिसार की ही हत्या कर दी थी। बहुत बड़ी दिक्कत तो यही है कि पुत्र ही पिता की हत्या करके गद्दी बैठी, और अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता हासिल की, और पिता की हत्या करने के कारण से पितृहंता कहा गया। खैर वो सब तो कहा ही जाएगा। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में, पाटलिपुत्र में। दोस्तों वो था वैशाली में, जो कि पटना से 55 किलोमीटर दूर गंगा नदी के पार वैशाली स्थित वज्र और लिच्छव के काल में था। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, अशोक या बिंबिसार, सबको पता है उदयन थे। और उदयन ने क्या किया? सबको पता है कि वो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र, और उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो ये खैर बहुत बड़ी दिक्कत की बात रही। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था लिच्छवी के द्वारा। 94। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अगुंतर निकाय में। यह अगुंतर निकाय था क्या? तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्सक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन थी, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इस महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो दोस्तों इसका जो सबसे खास पॉइंट रहा कि भाई अगर दो बातें इसमें कही जा रही हैं कि 16 महाजनपदों में अस्मक भी था, अस्सक भी था, तो ये सब थे क्या और इनकी राजधानियाँ क्या कैसे थी? इन बातों को आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है, सेट कर लेना है, जिससे आपका एकदम 110% बात बन जाए। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 क्या कह रहा है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो आपको दिख रहा है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अब इसमें क्या बातें थी ये भी आप एक्सप्लेन जरूर देखा करिए, क्या लिखा गया है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार थे और इनका शासन काल 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा और ये हर्यक वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? मौर्य वंश, नंद वंश, पल्लव वंश या गुप्त वंश? तो दोस्तों नंद वंश जो है वो प्राचीनतम वंश राजवंश है और इसके बारे में भी आप डिटेल समझिए। क्या है डिटेल इसका? नंद वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश तो है ही, साथ में नंद वंश मगध बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच का शासक यानी इस वंश का था ये। तो 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। पुराणों में महापद्मनंद की
शूद्रा गर्भोद्भव कहा गया है और महाबोधिवंश इसे उग्रसेन कहता है। चलिए, चंद प्रद्योत कहाँ का राजा था? हो सकता है आपके पेपर में जरूर आए और आ ही जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो दोस्तों इसके एक से अधिक उत्तर हैं। प्रद्योत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश है और जिसका शासन अवंती पर था। इसके संस्थापक प्रद्योत थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत के राजदरबार में चिकित्सार्थ भेजा था। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों अंग जनपद सबको रटा रटाइए तो बहुत पहले से ही आप लोग पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे कि चंपा है। और 16 महाजनपदों में जो अंग महाजनपद है इसका महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी था क्योंकि राजधानी चंपा और बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाया और उसके बाद अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। वर्तमान भागलपुर मुंगेर जिले इसके अंग के महाजनपद के अंतर्गत आते थे। वत्स का राज्य कहाँ पे स्थित था? तो दोस्तों ये इलाहाबाद के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 100 को शायद आज करवा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन 100 का करवा देते हैं, 101 हम लोग कल को देखेंगे। क्योंकि टॉपिक नंबर आपका इसमें 3rd होने वाला है कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो दोस्तों वो था दिव्यावदान। अब ये क्या है दिव्यावदान, इसके बारे में पूरा समझो। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में बिंदुसार के बारे में कहा गया है कि उसका क्षत्रिय राजा के रूप में विधिवत अभिषेक हुआ था और अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। दिव्यावदान में ही अशोक को उज्जैनी से तक्षशिला विद्रोह शांत करने हेतु भेजा जाने का है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा पुस्तक है जो राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित है। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की जो सेलुकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स नीचे है, ज़रूर लिखिए। आपके हर डाउट को कवर किए क्योंकि टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 टॉपिक कवर किया है, 6वां टॉपिक शुरू चल रहा है आपका ये। और ये सबसे प्रामाणिक किताब है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा पेपर में अगर प्रश्न फंसे हैं तो इसी किताब से फंसा है। और मैं हर बार इसी बात को कहते आया हूँ, पढ़ाना अलग बात है लेकिन पेपर में फर्स्ट प्रश्न को फंसाना ये अलग बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।